आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्राचीन बोलियों से लेकर आज के इस आधुनिक इंटरनेट तक हिंदी साहित्य का सफर सच में एक बहती हुई नदी की तरह बेहद शानदार और गहरा रहा है। इस चर्चा में हम इस बात पर एक नज़र डालेंगे कि कैसे इस भाषा ने सदियों से हमारी मानवीय भावनाओं को आकार दिया है। ये सिर्फ एक भाषा की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस लचीलेपन की जिसने समय के साथ खुद को लगातार ढाला और विकसित किया है। तो हमारे सफ़र का रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। हम शुरुआत करेंगे हिंदी साहित्य के जन्म से, फिर आदिकाल की वीर गाथाओं की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद भक्ति काल के उस सुनहरे दौर को देखेंगे, वहां से रीति काल होते हुए आधुनिक काल और नव्योत्तर डिजिटल युग तक का सफ़र तय करेंगे और अंत में प्रमुख बोलियों और पुरस्कारों पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले खंड की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का जन्म, इसकी जड़ें और उत्पत्ति। हिंदी, जो आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, वो कोई रातों रात बनकर तैयार नहीं हुई। ये संस्कृत और मध्य युग की बोलियों जैसे अवधी और मागधी से धीरे धीरे उभरी। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि शुरुआत में इंसान की भावनाएं सबसे पहले कविताओं और छंदों के जरिए बाहर आईं। जी हाँ, गद्य यानी जो सीधे सीधे वाक्यों में लिखी जाने वाली संरचना होती है, वो तो साहित्य के इतिहास में बहुत बाद में विकसित हुई। शुरुआत में तो अपभ्रंश भाषा की लोक कविताओं ने ही साहित्य की मजबूत नींव रखी थी। और इसी शुरुआती दौर में लेखकों की रचनात्मकता का एक गजब का नमूना देखने को मिलता है। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों को एक साथ मिलाकर एक बिल्कुल अनूठी शैली का निर्माण किया, जिसे चंपू कहा गया। जरा सोचिए, ये शैली उस दौर में लयबद्ध कविताओं और सादे वाक्यों के बीच के फासले को कितने बेहतरीन तरीके से मिटा रही थी। अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। अब अगर हम गद्य की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से इस पर काफी लंबी बहस होती रही है कि पहली रचना कौन सी थी। लेकिन लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु के आने से हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा और स्मारकीय बदलाव आया। कई लोग इसे ही हिंदी की पहली वास्तविक गद्य रचना मानते हैं। इसी रचना ने उस आधुनिक कहानी कहने के तरीके की नींव रखी जिसे आज हम सब बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। आइए अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं और चलते हैं खंड 2 की तरफ, आदिकाल, वीरों की गाथा। 8वीं शताब्दी में सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद देश कई छोटे छोटे टुकड़ों और राज्यों में बट गया था और हर तरफ जबरदस्त युद्ध लड़े जा रहे थे। इस पूरी उथल-पुथल को समझने के लिए समय की इस टाइमलाइन को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। हिंदी साहित्य मुख्य रूप से इन 5 अलग-अलग ऐतिहासिक अध्यायों में बटा है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और फिर हमारा नव्योत्तर काल। इस सबसे शुरुआती दौर को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। 1050 से लेकर 1375 तक का यह वो समय था जब साहित्य में सिर्फ और सिर्फ तलवारों की खनक और राजाओं की वीरता की गूंज थी। दिल्ली, कन्नौज और अजमेर के आपसी संघर्ष और युद्ध ही इन ओजस्वी रचनाओं के मुख्य विषय हुआ करते थे। इसी वीर गाथा काल से एक अविश्वसनीय रचना निकल कर आती है। दिल्ली के एक दरबारी कवि चंद बरदाई ने अपने राजा और अपने बहुत अच्छे मित्र पृथ्वीराज चौहान को इतिहास में अमर करने के लिए एक विशाल महाकाव्य लिख डाला। पृथ्वीराज रासो नाम की यह रचना आदिकाल का एक बहुत बड़ा स्तंभ है और इसे हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक माना जाता है। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। जैसे जैसे युद्ध के नगाड़ों की आवाज कम हुई, एक बिल्कुल नया युग शुरू हुआ। खंड 3, भक्तिकाल, भक्ति का स्वर्ण युग। 1375 से 1700 तक फैला ये युग एक तरह से गहरी आध्यात्मिक शांति और ईश्वरीय भक्ति से भरा हुआ था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि मानवीय भक्ति यहाँ से 2 बहुत ही खूबसूरत रास्तों में बट गई। एक तरफ थी निर्गुण धारा, जहाँ ईश्वर के निराकार रूप को पूजा गया, जिसमें कबीर और जायसी जैसे महान संत शामिल थे, और दूसरी तरफ थी सगुण धारा, जहां ईश्वर को एक साकार रूप में देखा गया। इस धारा को तुलसीदास और सूरदास जैसे महान कवियों ने राम और कृष्ण की भक्ति से इतना समृद्ध कर दिया कि इसकी चमक आज तक बरकरार है। भक्ति के सुनहरे दौर के बाद हम बढ़ते हैं खंड 4 की ओर, रीतिकाल से आधुनिक काल तक का सफर। अब हमारी ये साहित्यिक नदी एक ऐसे दौर में प्रवेश करती है जहां नियमों और बनावट पर बहुत ज्यादा जोर था। 1643 से 1843 ईस्वी तक चले रीतिकाल में
केशव और बिहारी जैसे कवियों ने एक तरह के रेडीमेड या पूर्व निर्मित रास्तों का सख्ती से पालन किया। उनका पूरा ध्यान श्रृंगार और कविता को शब्दों से सजाने यानी अलंकार पर था। हालांकि घनानंद जैसे कुछ बागी कवि भी थे जिन्होंने इन बंधे बंधाए नियमों को तोड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। और फिर इस सख्त बनावट के ठीक बाद 1850 के दशक में आधुनिक विचारों का एक जबरदस्त विस्फोट होता है। आधुनिक काल या आधुनिक युग में आते ही साहित्य में एक बहुत बड़ा विविधीकरण देखने को मिलता है। कविता और गद्य दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। कविता जहां छायावाद और यथार्थवाद जैसी कई नई धाराओं में बटी, वहीं गद्य में भारतेंदु और प्रेमचंद युग जैसे नए दार्शनिक आंदोलनों ने कहानी कहने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस वैचारिक बदलाव का असर ये हुआ कि बिल्कुल नए तरह के साहित्यिक फॉर्मेट्स जन्म लेने लगे जो पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। डायरी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथाएं, रेडियो नाटक और यहाँ तक कि फिल्मों की स्क्रिप्ट्स, इन सब ने हिंदी साहित्य का दायरा उन पुरानी पारंपरिक कविताओं और उपन्यासों से कहीं ज्यादा बड़ा कर दिया। साहित्य अब जिंदगी के हर हिस्से को छूने लगा था। प्रिंटिंग प्रेस के दौर से आगे निकलते हुए अब हम पहुंचते हैं खंड 5 पर, नव्योत्तर काल यानी हमारा अपना डिजिटल युग। ये 1980 के बाद का वो समय है जहां कागज और कलम की जगह धीरे धीरे स्क्रीन और कीबोर्ड ने ले ली। इस उत्तर आधुनिक दौर में एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि लेखकों ने पश्चिमी देशों की अंधी नकल करना बंद कर दिया। उन्होंने उन भारी भरकम और जटिल शब्दों को भी पीछे छोड़ दिया। इसके बजाय अब वे समाज और रोजमर्रा की जिंदगी के बिल्कुल कच्चे, असली और गहरे सवालों पर बहुत ही साफ और सीधी भाषा में बात करने लगे। यह युग बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे इंटरनेट ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। इंटरनेट ने हिंदी साहित्य को किसी एक इलाके या पुरानी किताबों से निकालकर सीधे चिट्ठा लेखन यानी ब्लॉगिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ला खड़ा किया। अशरफी लाल मिश्र जैसे आधुनिक लेखकों ने इस डिजिटल लहर का भरपूर फायदा उठाया और हिंदी साहित्य को दुनिया के कोने कोने में बैठे लोगों तक पहुंचा दिया। अब साहित्य की कोई सीमा नहीं रह गई थी। इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, खंड 6, बोलियां और प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार। हिंदी साहित्य के इतने बड़े और विशाल स्वरूप को हम तब तक पूरी तरह नहीं समझ सकते जब तक हम उन क्षेत्रीय आवाज़ों को न सुने जिन्होंने इसे मिलकर बनाया है। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि तुलसीदास, सूरदास या मीराबाई जैसे महान दिग्गजों ने सिर्फ मानक हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने आम लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए अवधी, ब्रज, मैथिली और राजस्थानी जैसी अपनी अपनी क्षेत्रीय बोलियों को चुना और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। और जाहिर है, जब साहित्य समाज में इतना गहरा और अहम योगदान दे रहा था तो इन रचनाकारों का सम्मान भी तो जरूरी था। इसलिए 20वीं शताब्दी में कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत की गई। 1954 में स्थापित साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे सम्मानों ने न सिर्फ पुराने लेखकों को सम्मानित किया बल्कि आज की नई पीढ़ी को भी लगातार बेहतरीन लिखने के लिए प्रेरित किया है। तो प्राचीन ताड़ के पत्तों पर लिखे शब्दों से लेकर आज के इन डिजिटल ब्लॉग्स तक ये सफर सच में अद्भुत रहा है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आने वाले दशकों या सदियों में ये इंटरनेट और ये तकनीक इस बात की परिभाषा को ही कैसे बदल देंगे कि हम साहित्य किसे मानते हैं। क्या भविष्य का साहित्य आज से बिल्कुल अलग होगा? ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए सोचने का एक बहुत बड़ा विषय है।